मोबाइल फ़ोन के दूसरे साइड में चलते हैं और इस साइड में जितने भी आईसी है उसका आइडेंटिफिकेशन करने का काम करते हैं। बोर्ड के दूसरे साइड में लगे मोबाइल फ़ोन आईसी का इन्फॉर्मेशन लेने से पहले मैं आपको इस साइड में जितने भी कनेक्टर है सभी का इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा दे देता हूँ। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, तो ये बैक कैमरा है और ये जहाँ पे जुड़ा हुआ है वो है बैक कैमरा कनेक्टर। तो इसको आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो और फिर यहाँ पे लगा भी सकते हो। और इस बैक कैमरा के बगल में ही एक छोटा सा पार्ट आप देख रहे हो क्रिस्टल के जैसा, तो ये है सेकेंडरी माइक या इसे आप कैमरा माइक भी कह सकते हो। क्योंकि कैमरा से जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो उस टाइम में क्या होता है, ये माइक साउंड को रिकॉर्डिंग करने का काम करता है। वीडियो में जो साउंड आता है उसको रिकॉर्डिंग के लिए इस माइक का यूज़ किया जाता है। लेकिन जब हम किसी को कॉल कर रहे होते हैं या किसी से बातें कर रहे होते हैं तो उस टाइम में जो हमारा वॉइस को ट्रांसफ़र करने का काम करता है तो उसके लिए अलग ही एक माइक यूज़ किया जाता है जिसको प्राइमरी माइक या वॉइस माइक बोला जाता है। तो वो होता है नीचे, जो ये बोर्ड आप देख रहे हो नीचे के साइड में होता है ये बोर्ड। और इसके बैक साइड में चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा माइक और भी यहाँ लगा हुआ है। तो ये है प्राइमरी माइक जो कॉल के दौरान यूज़ किया जाता है और ये है सेकेंडरी माइक जो रिकॉर्डिंग के दौरान यूज़ किया जाता है। तो कॉलिंग के दौरान अगर वॉइस कम आ रहा है या वॉइस बिल्कुल ही नहीं जा रहा है तो उस टाइम में आपको इस माइक को बदलना होता है। लेकिन अगर वीडियो रिकॉर्डिंग में साउंड नहीं आ रहा है तो उस टाइम में आपको इस माइक को बदलना होता है। तो ये जो कनेक्टर आप देख रहे हो टच का कनेक्टर है जिसको यहाँ पे जोड़ा जाता है इस तरह से। आप यहाँ पे देख सकते हो ये टच का कनेक्टर है, टच स्क्रीन से आ रहा है जिसको यहाँ पे जोड़ा जाता है। तो टच स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो पहले आपको कनेक्टर को क्लीन करना है, इसके बगल के कंपोनेंट्स को चेक करना है। फिर यह टच का आईसी जो फ्लेक्स होते हैं उसके ऊपर ही लगाया होता है। तो अगर आप टच स्क्रीन चेंज करते हो तो उसके साथ साथ ये आईसी भी चेंज हो जाता है। तो टच से रिलेटेड 100% सोल्यूशन आपका हो जाएगा। और अगर टच स्क्रीन सही है फिर भी काम नहीं कर रहा है तो उस टाइम में आपको क्या करना है, ये जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं इसको चेक करना होता है। इस आईसी को थोड़ा सा गर्म करके देख सकते हो। और इतना करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो फिर इस कनेक्टर के बगल में भी कुछ कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा, तो उस कंपोनेंट को भी चेक करना होता है। और फिर इसके बाद इसका जो कनेक्शन है वो मोबाइल का जो प्रोसेसर जो मैंने आपको बताया सीपीयू या प्रोसेसर, तो उसके साथ किया गया होता है। टच कनेक्टर के बाद चलिए एक और कनेक्टर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये है स्विच का कनेक्टर जो जहाँ पे पावर स्विच वॉल्यूम स्विच को कनेक्ट किया जाता है। तो अगर आपका मोबाइल में स्विच से रिलेटेड कोई इश्यू आता है तो आपको क्या करना है, इसमें चेक करना होता है। यहाँ पे 6 पिन है तो एक प्लस एक माइनस करके होता है, मतलब हर एक पिन के लिए एक प्लस और एक माइनस का यूज़ किया जाता है। 3 पिन होता है, एक पावर स्विच का, एक वॉल्यूम प्लस, एक वॉल्यूम माइनस। तो इस स्विच कनेक्टर के बाद नीचे भी एक कनेक्टर आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये है डिस्प्ले कनेक्टर, मतलब टच का ऊपर हो गया ए वाला और जो डिस्प्ले होता है उसका फ्लेक्स नीचे से आता है। तो डिस्प्ले को जोड़ने के लिए इस तरह का कनेक्टर बनाया गया होता है जिसके बगल में बहुत सारे कंपोनेंट इस तरह से जो जोड़े में कंपोनेंट होते हैं, 2 और 4 के जोड़े में कंपोनेंट होते हैं डिस्प्ले के बगल में, जिसके थ्रू मीपी लाइन का ट्रांसफ़र किया जाता है डिस्प्ले के अंदर। और बहुत सारे और भी लाइन होते हैं इसमें, एलसीडी का जो लाइट है उसके लिए वोल्टेज ट्रांसफ़र किया जाता है, डेटा लाइन होता है, क्लॉक लाइन होता है। तो सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कनेक्टर देख रहे हो वो ये है बैटरी कनेक्टर, जिसके बगल में इस तरह से बहुत सारे टिप बने हुए थे, मतलब हर एक पॉइंट के लिए एक एक टिप बनाया गया होता है। तो यह है बैटरी कनेक्टर जिसमें बैटरी को कनेक्ट किया जाता है। इसमें टोटल 4 पिन आप देख रहे हो, 4 पिन इस साइड में और 4 पिन इस साइड में, मतलब 2 अपोजिट पिन है, दोनों सेम होता है, मतलब ए पिन और ए पिन सेम होगा, मतलब एक ही पिन को 2 जगह पे बनाया गया होता है। ठीक कनेक्टर के बाद आप यहाँ पे एक और कनेक्टर देख रहे हो, मतलब इस मोबाइल का जो नीचे का बोर्ड है जो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें क्या होता है, चार्जिंग कनेक्टर लगा होता है, उसके बाद स्पीकर, माइक, तो जितने भी नीचे का जो सिग्नल होता है सभी को केबल के थ्रू इसमें कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद जो नीचे का बोर्ड है वो मेन बोर्ड से कनेक्ट हो जाता है। तो कनेक्टर का पहचान कर लेने के बाद चलिए मैं आपको आईसी का पहचान करा देता हूँ। बहुत सारे आईसी आप यहाँ पे देख रहे हो। तो बोर्ड के इस साइड में लगे मोबाइल फ़ोन आईसी का डिटेल इन्फॉर्मेशन चलिए हम लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मोबाइल नेटवर्क सेक्शन का आईसी का इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे आप देख सकते हो मोबाइल का नेटवर्क सेक्शन जो है वो ऑलवेज इस तरह का एक सॉकेट से शुरू होता है, इसको बोला जाता है एंटीना सॉकेट, जो एंटीना पैड के साथ या एंटीना टिप के साथ लिंक्ड होता है। और उसके बाद बहुत सारे कंपोनेंट होते हुए यहाँ पे सिग्नल आता है बाहर से, और उसके बाद जो सिग्नल का ट्रांसफ़र होता है बहुत सारे कंपोनेंट के होते हुए यहाँ पे आता है। और यहाँ पे आ जाने के बाद एक आईसी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, जो आईसी इसके बहुत ही करीब में रखा गया होता है। इस तरह का जो आईसी है उसको बोला जाता है एंटीना स्विच आईसी, या हम इसको एफईएम आईसी भी बोलते हैं, फ्रंट एंड मॉड्यूल। तो एफईएम आईसी या एंटीना स्विच आईसी इसको बोला जाता है, जिसके बगल में बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। मोबाइल में आने वाले जो सिग्नल होता है वो डिफरेंट बैंड के होते हैं, 850 बैंड, 900 बैंड, 1800, 1900, 2100, इस तरह का बहुत सारे बैंड होते हैं। कोई भी बैंड हो यहाँ तक सिग्नल आएगा
उसके बाद हर एक बैंड के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं। मानिए 800 का बैंड है तो अपना रास्ते से चला जाएगा, 900 का अपना बैंड से जाएगा, 18 का अपना से, 19 और 2100 का अपना से जाएगा। एक मोबाइल में 2 या 3 बैंड होता है। आपका कंट्री में कौन सा बैंड एप्लीकेबल है उसी बैंड को सपोर्ट करने वाला आईसी होता है। और हर एक लाइन में इस तरह का फिल्टर लगाया होता है। जैसे बहुत सारे फिल्टर देख रहे हो तो मतलब यहाँ से जो सिग्नल निकलेगा वो जाएगा इस आईसी को अंदर। इस आईसी को WTR आईसी बोलते हैं या RF भी आप बोल सकते हो। इस आईसी के ऊपर WTR लिखा होता है इसीलिए इसको WTR आईसी बोला जाता है, लेकिन इसका मेन नाम होता है RF रेडियो फ्रीक्वेंसी आईसी, जो नेटवर्क सेक्शन का सबसे मेन आईसी होता है। और इसका पोजीशन ऑलवेज एक क्रिस्टल के साथ किया गया होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल को RF क्रिस्टल बोला जाता है, जो ऑलवेज RF आईसी के बगल में रखा गया होता है। और ये क्रिस्टल क्या करता है, RF आईसी को फ्रीक्वेंसी देने का काम करती है, जिसको यूज़ करके इसमें आने वाले जो सिग्नल है उसको मॉड्यूलेशन या डिमॉड्यूलेशन करने का काम ये आईसी करता है। उसके बाद एक और आईसी का यूज़ किया जाता है नेटवर्क सेक्शन में, जो हम सिग्नल को जब बाहर ट्रांसफ़र करते हैं उस दौरान काम करता है। तो जब हम बाहर सिग्नल को ट्रांसफ़र करेंगे तो वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ नहीं आएगा, पहले इस आईसी में आएगा। तो इस आईसी को बोला जाता है PA या PFO। PA का मतलब होता है पावर एम्पलीफायर, PFO का मतलब होता है पावर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। इस सिग्नल को बूस्ट करने का काम करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, जिससे क्या होता है हमारे मोबाइल से जो सिग्नल निकलता है वो बहुत ही आसानी से नज़दीकी टावर में रीच हो जाता है और हमारे मोबाइल से सिग्नल दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो सिग्नल को बूस्ट करने के लिए या एम्पलीफाई करने के लिए इस तरह का आईसी यूज किया जाता है। तो इसको बोला जाता है PA या PFO। और किसी किसी मोबाइल में क्या होता है, ये जो एंटीना स्विच है और ये जो PA है दोनों को एक ही में कंबाइन कर दिया गया होता है। तो इसमें आने वाले जो डिफरेंट बैंड के सिग्नल होते हैं तो उसको फिल्टर करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट बैंड के फिल्टर यहाँ पे लगे होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो एंटीना पैड, 2 एंटीना पैड लगे हुए हैं। तो ये वाईफाई और ब्लूटूथ के लिए यूज़ किया जाने वाला एंटीना पैड है। तो इसके बगल में जो आईसी आपको देखने को मिल रहा है तो वो है वाईफाई ब्लूटूथ आईसी, और इसके रिलेटेड कंपोनेंट और छोटे छोटे सपोर्टिंग आईसी भी यहाँ पे रखे गए हैं। तो उसके बाद चलिए मैं आपको इस आईसी का इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यहाँ पे एक आईसी है जो बैटरी कनेक्टर के बहुत ही करीब में रखा गया है। तो इस आईसी को बोला जाता है BQ आईसी या DC to DC आईसी। तो बैटरी कनेक्टर जो 3.7 से लेकर 4.4 वोल्ट निकलता है तो डायरेक्ट इस आईसी में जाता है और उसको फिर ये आईसी आगे पावर आईसी को ट्रांसफर कर देने का काम करता है। तो इस आईसी में अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो बैटरी कनेक्टर का जो वोल्टेज है वो मतलब बोर्ड को नहीं मिल पाएगा और हमारा बोर्ड ऑन नहीं होगा। तो हाफ शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग कभी भी होता है तो इस आईसी में फॉल्ट होने के कारण भी हो जाता है। छोटा सा आईसी आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये भी बैटरी से डायरेक्ट लिंक होता है। मतलब बैटरी का जितने भी वोल्टेज है या टेम्परेचर है तो उसको मेज़र करने के लिए एक छोटा सा आईसी यूज किया गया होता है, जिसको फ्यूल गेज आईसी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो आईसी आप देख रहे हो वो है फ्यूल गेज आईसी। और इसके बगल में भी एक छोटा सा आईसी है तो इसको बोला जाता है OVP आईसी, मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। इससे जो वोल्टेज आता है तो डायरेक्ट इस आईसी को इफेक्ट ना हो, इसीलिए इसके पहले ही एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, मतलब ज़्यादा वोल्टेज आने पर ये आईसी ख़राब होकर इस आईसी को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। तो इसको आप जंपर करके भी सोल्यूशन कर सकते हो। फ्यूल गेज और OVP आईसी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको शायद ही किसी वीडियो में आपको देखने को मिले इस तरह का इन्फॉर्मेशन। तो ये जो 2 आईसी आप यहाँ पे देख रहे हो तो इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो आपका मोबाइल डेड हो जाएगा। तो ये दोनों आईसी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डेड मोबाइल रिपेयरिंग में आता है तो आपको BQ आईसी और पावर आईसी के अलावा ये दोनों आईसी को भी चेक करना होता है। जो इन्फॉर्मेशन बेसिक लेवल के टेक्नीशियन को नहीं होता है वो डायरेक्ट क्या करेंगे, पावर आईसी या BQ आईसी को चेक करेंगे या इसको निकाल के रिबल करेंगे या इसको रिप्लेस करेंगे, लेकिन ये 2 आईसी को चेक नहीं करेंगे। लेकिन ज़्यादा करके जो प्रॉब्लम होते हैं ये 2 आईसी के कारण ही होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन था जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे थोड़ा सा आईसी और बाकी रह गया तो सभी का पहचान कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक आईसी आप देख रहे हो, एक छोटा सा सेक्शन बनाया गया है अलग ही, और एक आईसी यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद इसके बगल में एक डायोड लगा हुआ है, बूस्ट कॉइल लगा हुआ है और भी छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हुए हैं। इस आईसी को बोला जाता है लेड ड्राइवर आईसी। हमारे मोबाइल के डिस्प्ले में जो LED लगे होते हैं तो उसको काम करने के लिए 15 से लेकर 25 वोल्ट तक का ज़रूरत होता है। तो वो वोल्टेज को बूस्ट करके हाई बनाने का काम ये आईसी करता है। और इसके बगल में बूस्ट करने के लिए बूस्ट कॉइल को भी यूज़ किया जाता है और बूस्ट करने के बाद वोल्टेज को DC करने के लिए इस तरह का डायोड का यूज़ किया जाता है। तो हर एक सेक्शन का अलग अलग वर्किंग होता है। अगर आपको सभी सेक्शन का वर्किंग अगर आपको देखना है तो नीचे कमेंट करो। अगर 100 से ज़्यादा कमेंट आता है और 500 से ज़्यादा लाइक आता है इस वीडियो में तो मैं हर एक सेक्शन के अलग अलग वीडियो बना के आपको मतलब इस चैनल पे आपको सिखाने का ट्राई करूँगा। इसके बगल में एक और आईसी यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये है ग्राफिक आईसी का जो लाइट जाता है वो यहाँ से जाता है, लेकिन डिस्प्ले में जो ग्राफिक का सिग्नल जाता है तो वो इस आईसी के होते हुए जाता है। मतलब ये आईसी क्या आता है, डिस्प्ले में ग्राफिक्स सेंड करने का काम करता है। ग्राफिक बेसिकली CPU से आता है। CPU से आने के बाद ये आईसी क्या करता है, उसको कंबाइन करके डिस्प्ले में सेंड करने का काम करता है। तो ये इसमें प्रॉब्लम आ जाता है तो आपका ग्राफिक में
ग्राफिक में लाइंस या मतलब कलर का इश्यू आ सकता है। इसके लिए इस आईसी के बगल के कंपोनेंट और इस आईसी को भी चेक करना जरूरी होता है। उसके बाद दो और आईसी आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये जो आईसी है यहाँ पे आप एक फ्लैश लाइट देख रहे हो, टॉर्च लाइट। इस फ्लैश को हाई वोल्टेज का जरूरत होता है, तो उसको बनाने के लिए और आईसी भी यहाँ पे लगाया गया होता है जो हाई वोल्टेज बना के इस फ्लैश लाइट को देने का काम करता है। तो इस तरह से छोटे बड़े बहुत सारे आईसी इस बोर्ड में लगे हैं, सभी का इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने का ट्राई किया। शायद ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुआ हो। अगर वीडियो यूज़फुल हुआ है तो लाइक करें। दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर हमारे चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको इस चैनल पे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे तो मुझे वीडियो बनाने में और भी मज़ा आएगा। तो जितने ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब होंगे उतने ही मैं ज़्यादा वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर पाऊँगा। तो आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूँगा और हम दोनों मिलके मोबाइल रिपेयरिंग का 100% सोल्यूशन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।